इससे पहले कि अपन देखे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मॉरल थिंकर्स ये जो हैं जिन्होंने नॉर्मेटिव थ्योरी दी है एथिक्स की, नॉर्मेटिव थ्योरीज। तो उसमें भी खास करके थिंकर्स में सारे वेस्टर्न थिंकर्स ये आ जाएंगे इसमें नॉर्मेटिव थ्योरीज में। तो पहले वेस्टर्न थिंकर्स को कर लेते हैं, या फिर ये कर लेते हैं, पहले नॉर्मेटिव थ्योरीज कर लेते हैं नोट्स से। तो नॉर्मेटिव इथिक्स क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स हेल्प करती है हमको ये डिसाइड करने में बेस्ट ह्यूमन एक्शन क्या है किसी सिचुएशन में। और बेस्ट ह्यूमन एक्शन की ये होता है, बेस्ट ह्यूमन एक्शन वो होता है जी चीफ गुड या समन बोम या समन सम्मम बोनम, चीफ गुड या सम्मम बोनम अचीव करने में हेल्प करता है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स हमको चीफ गुड या सम्मन बोनम अचीव करने में हेल्प करती है। चीफ गुड या सम्मन बोनम। अब आते हैं नॉर्मेटिव जो थ्योरीज हैं वो दो तरह की हैं, टू टाइप्स। एक है एजेंट थ्योरीज और दूसरा है एक्शन थ्योरीज। एजेंट थ्योरीज का फोकस होता है मेनली करेक्टर बिल्डिंग पे। एजेंट थ्योरीज का फोकस होता है करेक्टर बिल्डिंग पे, और इनको हम वर्चू इथिक्स भी बोलते हैं। और एक्शन थ्योरीज आगे हम देखेंगे। पहले देखते हैं एजेंट थ्योरीज क्या है। एजेंट थ्योरीज में पहले सबसे पहले आते हैं सोक्रेट्स, इनको बोलते हैं सोक्रेटिस। तो उनका एक कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये सम करता है इनकी पूरी फिलोसफी को। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये बोलते हैं, ये स्टेब्लिश करते हैं एथिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इनका मेन पॉइंट है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, रेशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये इनके कोर हैं सोक्रेटिस की फिलोसफी के। तो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और रेशनैलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होना चाहिए। ये दोनों क्रिटिकल थिंकिंग और रेशनैलिटी से आती है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इनकी फिलोसफी ये होती है सोक्रेटिस की मेनली कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, रेशनैलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी को इनके उसमें है, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल स्टेज भी बहुत इनिशियल स्टेज देखने को मिलता है इनकी लाइफ से। वो ये है कि नॉट लीविंग टेरिटरी एज ही बिलोंग टू इट। उन्होंने एथेंस को छोड़ा नहीं, मर जाना पसंद किया। तो उसका रीजन ये था कि जो स्टेट था वहां से उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो वहां को बिलोंग करते थे। अभी जो सोक्रेटिस की फिलॉसफी है, क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनैलिटी और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, इन सब का यूज क्या करता है, कौन कौन से इशू सॉल्व करने में किया जा सकता है आज के मॉडर्न टाइम में? जैसे पहले तो है प्रोपेगेंडा बास्टिंग। प्रोपेगेंडा बास्टिंग सुपरस्टिशन के अगेंस्ट किया जा सकता है, स्टेरियोटाइप को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, और र्यूमर्स, इन सबको खत्म करने के लिए किया जा सकता है। तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं कि सोक्रेटिस की जो पर्सनालिटी और क्रिटिकल थिंकिंग थी, उसका यूज किया जा सकता है टू कॉम्बैट प्रोपेगेंडा, सुपरस्टिशन, स्टीरियोटाइप और र्यूमर्स। और इससे हमको डेवलप करना क्या है? साइंटिफिक टेम्पर, करेज ऑफ कन्विक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आते हैं प्लेटो पे, दूसरे एजेंट थ्योरीज में है प्लेटो या वर्चू इथिक्स में। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, प्लेटो का फोकस था क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे। ह्यूमन बिहेवियर की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? सोक्रेटिस ने बताया क्वालिटी तब अच्छी होगी ह्यूमन बिहेवियर की जब वो रेशनल होगा और क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो उसकी क्वालिटी उसके इन सब बेसिस पे अगर कोई एक्शन होता है तो वो इथिकल होगा, ऐसा बोला सोक्रेटिस ने।
इनफैक्ट सोक्रेटिस ने ये बोला, इन सब चीजें जिस आदमी के अंदर होगी वो उसका करेक्टर अच्छा होगा, और अच्छा करेक्टर होगा तो वह सारे एक्शन उसके इक्वल होंगे। प्लेटो ने क्या बोला कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय करेज, जस्टिस एंड विजडम। विजडम, करेज एंड जस्टिस। और ये इन्होंने ले डाउन द द फाउंडेशन ऑफ वर्चू इथिक्स। प्लेटो ने वर्चू इथिक्स का फाउंडेशन रखा, फाउंडेशन ऑफ वर्चू इथिक्स। अब अपन आएंगे अगर अरिस्टोटल पे, तो अरिस्टोटल ने बोला कि, इनफैक्ट पहले के सारे लोगों ने बोला है, अरिस्टोटल ने बोला कि ह्यूमन का नेचर जो होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। ह्यूमन नेचर जो होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। ह्यूमन नेचर जो होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। और ह्यूमन को इन्होंने बोला कि वो तो सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है, इसके साथ साथ इथिकल एनिमल भी है। तो अरिस्टोटल ने बोला कि ह्यूमन का नेचर पॉजिटिव होता है, वो एक इथिकल एनिमल है अलॉन्ग विथ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो इथिकल एनिमल का क्या बताया इन्होंने, कि उसका उसके अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी होती है टू डू गुड एंड अवॉइड इविल बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये सोक्रेटिस वाला पॉइंट ले रहे हैं कि अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के बेसिस पे थिंक करता है तो उसके अंदर एक, वो ह्यूमन एक इथिकल एनिमल है जो कि गुड करता है और इविल को अवॉइड करता है। तो ये हमने पहले देखा कि ह्यूमन को इन्होंने बोला है कि इथिकल एनिमल, ह्यूमन का नेचर पॉजिटिव बताया। और दूसरा एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, अरिस्टोटल ने बताया कि एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस। तो ह्यूमन लाइफ का एम हैप्पीनेस होता है, और हाईएस्ट जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है वो है विजडम। तो एम ऑफ लाइफ इज विजडम। इन्होंने बोला कि एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो हैप्पीनेस है वो है विजडम। तो फाइनली एम ऑफ लाइफ इज विजडम। और हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडिविजुअल अटेनमेंट, उन्होंने बोला कि हाईएस्ट हैप्पीनेस भी विजडम है, और ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडिविजुअल अटेनमेंट, जो हाईएस्ट एक इंडिविजुअल अटेन कर सकता है वो विजडम ही है। ये हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट उसकी जो अचीवमेंट है वो विजडम ही हो सकती है, अगर वो विजडम अचीव कर लेता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरिस्टोटल का ये फिलॉसफी की लाइफ का जो एम होता है ह्यूमन का वो हैप्पीनेस है, इसको इंड ओरिएंटेड बोलते हैं, कि ये टीलियोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन ये एक एक व्यू पॉइंट है कि ये इनका जो फिलॉसफी है इंड ओरिएंटेड है, मीन्स को उतना फोकस नहीं करती क्योंकि हैप्पीनेस। लेकिन ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन का जो ह्यूमन है एथिकल एनिमल है बेस्ड ऑन क्रिटिकल और रीजनिंग। तो इनका जो ह्यूमन है अरिस्टोटल का वो है इथिकल एनिमल। इथिकल एनिमल बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, और इन्होंने पॉजिटिव नेचर माना है। इसलिए उनको उनका ये मानना है कि ये क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है कि ये इन ओरिएंटेड है, मीन्स को उतना फोकस नहीं करता, क्योंकि मीन्स एक इथिकल एनिमल के मीन्स हमेशा राइट होते हैं। तो मेनली ये पर्पज ये है कि अरिस्टोटल ने बोला एम ऑफ ह्यूमन लाइफ हैप्पीनेस है, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है विजडम। ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडिविजुअल अटेनमेंट है। तो अगर हम देखा जाए हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडिविजुअल अटेनमेंट या हाईएस्ट हैप्पीनेस क्या होती है, वो अरिस्टोटल ने विजडम बोला है। इंडियन फिलोसफी में उसको एनलाइटमेंट या निर्वाणा बोला जाता है। जो हाईएस्ट अटेनमेंट है उसको एनलाइटमेंट निर्वाणा बोला जाता है। अब्राहमिक या अब्राहम मास्लो ने उसको बोला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन हायरार्की ऑफ नीड। अब्राहम मैस्लो ने उसको बोला है। इंडियन फिलोसफी में उसको बोला जाता है, इंडियन फिलोसफी में एनलाइटमेंट और निर्वाणा बोला जाता है। अरिस्टोटल ने उसको विजडम बोला है, और अब्राहम मैस्लो ने उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोला है। तो ये हमने तीन चीजें देख ली कि जो एम है ह्यूमन लाइफ का वो हैप्पीनेस होता है, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस विजडम है। इंडियन सिस्टम में बोला गया हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस एनलाइटमेंट है, और अब्राहम मैस्लो ने बोला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है। और फिर अब देखते हैं आइडियल्स ऑफ कंडक्ट। अरिस्टोटल ने आइडियल्स ऑफ कंडक्ट बताया। हमने प्लेटो में देखा था, उन्होंने विजडम, करेज और जस्टिस को बताया था। ये अगर किसी के अंदर होंगी तो उसके एक्शन जो होंगे या उसका करेक्टर जो होगा वो इथिकल होगा, और उसके एक्शन इथिकल होंगे, मॉरल होंगे। तो वो सारे जो एजेंट थ्योरीज हैं उनको वर्च्यू इथिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका फोकस होता है वर्च्यू डेवलप करने और करेक्टर बिल्डअप में।
और अच्छे करेक्टर से हमेशा अच्छे एक्शन होते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो आइडियल कंडक्ट बताए हैं अरिस्टोटल ने, वो क्या है आइडियल्स ऑफ कंडक्ट? आइडियल ऑफ कंडक्ट में अरिस्टोटल ने बताया है, पहला है कि इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिया। 4 प्रिंसिपल लीड टुवर्ड्स सम्मम बोनम, सम्मम बोनम या चीफ गुड। उसमें उन्होंने बताया विजडम, करेज और जस्टिस तो था ही पहले, प्लेटो वाले विजडम, करेज और जस्टिस। इन्होंने एक ऐड किया टेम्परेंस। तो विजडम, इन्होंने बोला ही है कि विजडम जो है, अभी ऊपर हमने देखा ह्यूमन का अल्टीमेट एम होता है, एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है। इन्होंने बोला कि विजडम होनी चाहिए, उसके साथ साथ जस्टिस होना चाहिए। टेम्परेंस का मतलब होता है कि मॉडरेट थिंकिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपको, धैर्य होना चाहिए या इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। करेज बोला है, करेज होना चाहिए। करेज ऑफ कन्विक्शन यहाँ पे हम लोग जो होते हैं अगेंस्ट, तो ये देखते हैं कैसे आज के उसमें रिलेवेंट है। तो करेज का इन्होंने बोला है कि अगेंस्ट, मतलब ये करेज क्या है, किस चीज का मीन है करेज, क्योंकि ये गोल्डन मीन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो करेज किस चीज का मीन है? इन्होंने बोला करेज जो है मीन है वो एग्रेशन और टिमिडिटी का। इसमें जैसे आईआईटी सत्येंद्र दुबे का केस इन्होंने बताया है, इन्होंने एनएचआई में विशल ब्लोइंग करी। सत्येंद्र दुबे एनएचआई केस में विशल ब्लो करा, ब्लोइंग करी और ये किल किए गए, तो ये करेज दिखाता है इनके अंदर। टेम्परेंस होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेशर, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, टेम्परेंस। अब तीसरा इन्होंने बताया जस्टिस। जस्टिस का होता है सोशल जस्टिस इन गवर्नेंस। जैसे कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ये है कि ये सोशल जस्टिस इन गवर्नेंस, इसको अगर कोई एक्शन ह्यूमन का हमारा जस्टिस इंश्योर कर रहा है तो उसको भी इथिकल बोला जा सकता है। इन्होंने विजडम की बात करी, एससी गुप्ता केस। एससी गुप्ता केस में क्या था, लैक ऑफ विजडम नॉट इंटीग्रिटी। वो कोल कॉन्ट्रैक्ट में टू, विजडम का यूज ये होता है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोनाफाइड एंड मालाफाइड। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, विजडम का यूज, विजडम जब होता है तो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं क्या बोनाफाइड है और क्या मालाफाइड है। तो इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एससी गुप्ता केस में एक्शन जो था वो बोनाफाइड और मालाफाइड में ये था कि इंटीग्रिटी तो थी उनके पास, लेकिन उसको लैक ऑफ विजडम था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि ये बोनाफाइड है या मालाफाइड है कोल कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिर अपन देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होगा, अगर इसके अंदर ये सारी गोल्डन मीन्स होंगी, विजडम, जस्टिस और टेम्परेंस और करेज का, तो वो क्या होगा, एक गुड करेक्टर बिल्डअप करेगा, और गुड करेक्टर से ही होता है गुड एक्शन। तो मेन ये सारी वर्चू इथिक्स वाली थ्योरी का फोकस है गुड करेक्टर बिल्डअप करना है। चाहे सोक्रेटिस का है, उन्होंने बोला रेशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। प्लेटो ने बोला विजडम, करेज और जस्टिस होना चाहिए। और अभी अरिस्टोटल ने बोला कि ये 4 चीजें अगर होंगी और इनका मीन होगा गोल्डन मीन से ही गुड करेक्टर बिल्डअप होता है। और इन्होंने और बोला कि ह्यूमन का अल्टीमेट जो समन वो होता है, एम होता है, वो विजडम होता है। अगर इसको हम देखा जाए संजीव चतुर्वेदी हरियाणा फॉरेस्ट्री स्कैम केस में, तो और एम्स स्कैम में विशल ब्लोअर, ये एक अच्छा करेक्टर होने की वजह से ही एम्स केस जहाँ पे विशल ब्लोइंग हुई थी, सीबीओ संजीव चतुर्वेदी ने। और ये फिर एक और है कि विजडम ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैग ने बोला है। यहाँ पे विजडम ऑफ एक्सपेंडिचर लाइकिंग थी, ये एससी गुप्ता केस में कैग ने बोला तो विजडम ऑफ एक्सपेंडिचर लाइकिंग थी। अब आते हैं गुड करेक्टर। हाँ, गुड करेक्टर से गारंटीड गुड एक्शन ये हमेशा नहीं होता। जैसे कि सारी वर्चू थ्योरीज का फोकस है गुड करेक्टर बिल्ड करने पे। अभी हमने जो देखा सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, उनका फोकस था गुड करेक्टर बिल्ड करने पे, और ये गारंटी करता है गुड एक्शन ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आल्सो इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट और सिचुएशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। केवल गुड करेक्टर वो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा गुड एक्शन होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट और सिचुएशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे एक एग्जांपल अगर करेक्टर बिल्डिंग वो देखा जाए तो गुड करेक्टर का इंपॉर्टेंस पे लवासना का और पीएम ने बोला है कि सीलम परम भूषणम, करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। सीलम, करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू, सीलम परम भूषणम। अब आते हैं अपन, हमने वर्च्यू इथिक्स देख ली,
ठीक, देख लीजिए। अब आते हैं डिओन्टोलॉजी या कांटियन फिलॉसफी। ये हो गया एक्शन थ्योरीज, वर्चू एथिक्स खत्म, अब एक्शन थ्योरीज पे आते हैं। उसमें आएगा डिओन्टोलॉजी या कांटियन फिलॉसफी। डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी का मतलब होता है पर्पज। डिओन्टोलॉजी साइंस ऑफ मीन्स, ये मीन्स की बात करती है। डिओन्टोलॉजी कांटियन फिलॉसफी ये बात करती है मीन्स की, और टीलियोलॉजी बात करती है एंड्स की। तो डिओन्टोलॉजी एक्चुअली, अब आगे बढ़ते हैं। अपन कांत ने दो प्रिंसिपल दिए हैं, टू प्रिंसिपल्स बाय कांत। और कौन कौन से हैं? पहला है एक्शन शुड बी एन एंड इन itself। एक्शन शुड बी एन एंड इन itself rather than means to achieve some end। उन्होंने बोला कि एक्शन शुड बी एन एंड इन itself। और दूसरा बोला एक्शन शुड बी यूनिवर्सल। एक्शन शुड बी एन एंड इन itself rather than a means to an end। और मतलब एक्शन शुड बी एन एंड इन itself। और दूसरा बोला एक्शन शुड बी यूनिवर्सल, all to act similarly in similar situation। इन्होंने बोला एक्शन एंड इन itself पॉसिबल ओनली ह्यूमन एक्ट सेल्फलेसली। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फलेसनेस का। एक्शन इन इट सेल्फ तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन एक्ट सेल्फलेसली। इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नोलन, नोलन का सेल्फलेसनेस। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नोलन एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट, जो नोलन ने दिया उसका पहला प्रिंसिपल है सेल्फलेसनेस। तो इन्होंने बोला कि एक्शन, एक्शन अपने आप में एंड तभी हो पाएगा जब केवल हम सेल्फलेस एक्शन करेंगे। और ह्यूमन एक्शन शुड बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक्शन कैसे होगा? जब वो यूनिवर्सल वैल्यूज पे बेस्ड होगा। जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज क्या है? उसमें है पहला है इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज। अब बेसिस आप इन देखते हैं कि जो कांट के दो प्रिंसिपल्स हैं, पहला कि एक्शन जो है इंड, एक्शन शुड बी इंड इन इटसेल्फ। दूसरा है कि सारे एक्शन जो है यूनिवर्सल होने चाहिए। ये इसका बेसिस क्या है? तो इसका बेसिस है कांट के गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल था कांट का सेल्फलेस ड्यूटी या सेल्फलेसनेस होना। जब सेल्फलेसनेस होगा या सेल्फलेस ड्यूटी होगी तो हमारे एक्शन यूनिवर्सल होंगे और वो इन इन इटसेल्फ होंगे। तो इन्होंने बोला ह्यूमन हैज मोरल कमांड फ्रॉम हिज कंसाइंस टू एक्ट सेल्फलेसली। सेल्फलेस ड्यूटी की बात करा है इन्होंने। ह्यूमन हैज मोरल कमांड फ्रॉम हिज कंसाइंस टू एक्ट सेल्फलेसली। ह्यूमन हैज मोरल कमांड, ह्यूमन हैज मोरल कमांड फ्रॉम हिज कंसाइंस टू एक्ट सेल्फलेसली। ह्यूमन हैज मोरल कमांड फ्रॉम हिज कंसाइंस टू एक्ट सेल्फलेसली। फिर आते हैं कंसाइंस से। कंसाइंस, कंसाइंस के बारे में देखते हैं। कंसाइंस क्या करता है? कंसाइंस गिव्स मोरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली। इन्होंने बोला कि सेल्फलेस ड्यूटी अगर होगी तो ये गोल्डन एंड सेल्फलेस ड्यूटी या सेल्फलेसनेस होगा तो हमारे दोनों ये बेसिक प्रिंसिपल अचीव हो जाएंगे, यूनिवर्सलिटी वाला और इंड इन इटसेल्फ वाला। तो इन्होंने बोला कि सेल्फलेस ड्यूटी कोई क्यों करेगा? इन्होंने बोला है कि उसका जो कंसाइंस है वो मोरल कमांड देगा टू एक्ट सेल्फलेसली। ये इसका बेसिस है, मोरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली। इन्होंने बोला हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट जब होता है इन ह्यूमन, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन ह्यूमन को इन्होंने बोला है मोरल ऑटोनॉमी। हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्होंने बोला मॉरल ऑटोनॉमी, मतलब आप मॉरली डिसीजन ले पा रहे हो। तो कैटेगोरिकल इम्परेटिव, कांट का कैटेगोरिकल इम्परेटिव किसके लिए बोलते हैं? ये हो कि इसके दो प्रिंसिपल, पहला है कि ये यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल पे होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, यूनिवर्सलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। कांट का एप्लीकेशन क्या है कांटियन डिओन्टोलॉजी का? इंडिविजुअल लेवल पे क्या एप्लीकेशन है कि ये मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में हेल्प करता है। ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गवर्नेंस लेवल पे क्या इसका रोल है? इन्होंने कांट ने बोला है कंसाइंस बेस्ड ह्यूमन एक्शन होना चाहिए। मोरल कमांड, कंसाइंस देता है मोरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली।
यानी यहाँ पे हमने देखा था कंसाइंस, कंसाइंस देता है मॉरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली। इन्होंने बोला गवर्नेंस में कि अगर हम कंसाइंस, अपने कंसाइंस की सुनेंगे तो ह्यूमन एक्शन जो है वो सेल्फलेस ह्यूमन एक्शन होगा, और उससे क्या होगा कि इन means end will be action will be end in itself, not an means to an end। और दूसरा कि यूनिवर्सल एक्शन होंगे। और मैक्स वेबर ने बोला है कि लॉ बेस्ड ह्यूमन एक्शन होने चाहिए। तो दोनों में वेबर और कांत में डिफरेंस ये है, कांत ने कंसाइंस पे फोकस किया है, कंसाइंस गिव मॉरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली, और मैक्स ने बोला है कि लॉ गिव्स मॉरल कमांड टू एक्ट सेल्फलेसली, या फिर लॉ है जो ह्यूमन एक्शन को गाइड करता है। बोथ आर बेस्ड ऑन रेशनैलिटी, कंसाइंस और ह्यूमन एक्शन दोनों। कंसाइंस और लॉ, कंसाइंस एज सोर्स ऑफ मॉरल एक्शन कांत ने बोला है, और बेबन ने बोला है लॉ एज सोर्स ऑफ मॉरल एक्शन। दोनों रेशनैलिटी पे बेस्ड हैं। सिविल सर्वेंट्स हैव टू एक्ट मेनी टाइम्स आउटसाइड लॉ, देयरफॉर वेरी क्लियर कंसाइंस इज नीडेड। आउटसाइड लॉ जब काम करना है तो कंसाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है कांत का। तो क्रिटिसिज्म ये है कि इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिशिंग मीन्स एन एंड रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी लीड्स टू नॉट एक्टिंग सेल्फलेसली। वही है कि मीन्स और एंड का रिलेशन इस्टेब्लिश करने जरूरी नहीं है कि हम सेल्फलेसली एक्ट ना करें। और फेयर विंस इन स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल इसका है कि हम टारगेट ओरिएंटेड जब स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें वहां भी फेयर विंस होती हैं। अब इथिकल अब्सोल्यूटिज्म इसको बोला गया है कि ये इथिकल अब्सोल्यूटिज्म है अगेंस्ट मॉरल रिलेटिविज्म। दो ये कॉन्सेप्ट आते हैं, एथिकल रिलेटिविज्म और इथिकल अब्सोल्यूटिज्म। इथिकल अब्सोल्यूटिज्म एंड मॉरल रिलेटिविज्म। तो इथिकल मॉरल रिलेटिविज्म तो चलो देखेंगे। इथिकल अब्सोल्यूटिज्म बोलती है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ एक्शन, जो कांत ने बोला कि यूनिवर्सल एक्शन होना चाहिए, वो ले जाती है हमको इथिकल अब्सोल्यूटिज्म। मतलब कोई भी एक्शन एब्सोल्युटली इथिकल हो सकता है, वो तभी होता है। तो इसमें जैसे मल्टी कल्चरल कल्चरल वर्ल्ड में कुछ यहाँ पे कोई चीज इथिकल है, कहीं पे और नहीं होगी। डिफरेंट वैल्यूज सच एज इंडियन स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस वेस्टर्न एडवेंचरिज्म, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस वेस्टर्न एडवेंचरिज्म, जैसे फूड चॉइसेस में वेरी हाउ टू डिसाइड। तो ट्रम्प इनका है कि कांत का है एथिकल अब्सोल्यूटिज्म अगेंस्ट मॉरल रिलेटिविज्म, जो कल्चर जगह पे कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब देखते हैं दूसरा, इन्होंने बोला कंसाइंस जो है वो मॉरल कमांड देती है टू एक्ट सेल्फलेसली, और उससे फिर इनके दोनों प्रिंसिपल पूरे होते हैं, यूनिवर्सलिटी वाला और एंड इन इटसेल्फ वाला। तो इन्होंने बोला फिर आगे देखा जाए तो कंसाइंस सब्जेक्टिव होती है, डिफिकल्ट टू प्रूव कंसाइंस एज मोरल कमांड, डिपेंड्स ऑन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन पे ही कंसाइंस बेस्ड होती है। एग्जाम्पल इसका है सुप्रीम कोर्ट जज अरुण मिश्रा refused to rescue himself from the case based on his conscience। ये सब्जेक्टिव होती है, अरुण मिश्रा ने बेस्ड ऑन हिज कंसायंस रिक्यूज करने से मना कर दिया। देखते हैं कांत का रिलेवेंस क्या है। ये कि सेट्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सेट करता है ये। और फिर आगे का ये है कि आल्सो सपोर्ट फ्रॉम ड्यूटीफुलनेस। हाँ, तो रिलेवेंस ये है कि ड्यूटीफुलनेस को सपोर्ट करता है, आल्सो सपोर्ट्स फ्रॉम ड्यूटीफुलनेस, निष्काम कर्म, आल्सो सपोर्ट फ्रॉम ड्यूटीफुलनेस एंड निष्काम कर्म। विवेकानंद ने बोला है, ये हम कांत की थ्योरी के साथ ही रिलेट कर सकते हैं, डिओन्टोलॉजी के, कि निष्काम कर्म करना चाहिए हमको, विदाउट एंड, कीपिंग इन माइंड एंड। निष्काम कर्म एक है सेल्फलेसनेस एज बेसिस ऑफ बीएच, ह्यूमन बिहेवियर या जो भी है, सेल्फलेसनेस एज बेसिस ऑफ बीएच। और राइट मीन्स टू अचीव राइट एंड, गांधी ने बोला। हाँ, तो तीन लोग हम इनके साथ रिलेट कर सकते हैं, एक है निष्काम कर्म, दूसरा है सेल्फलेसनेस एज बेसिस विवेकानंद,
निष्काम कर्म, विवेकानंद और गांधी। गांधी ने बोला राइट मीन टू अचीव राइट एंड्स। गांधी ने बोला कि मीन्स और राइट एंड्स दोनों राइट होने चाहिए। अब आते हैं टीलियोलॉजी। हमने देख लिया डियांटोलॉजी, और ये होता है वो डियांटोलॉजी था साइंस ऑफ मीन्स, और ये है साइंस ऑफ एंड्स। और उसमें देखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट एज गोल्डन रूल। वहां पे हमने देखा था डियांटोलॉजी में सेल्फलेसनेस एज गोल्डन रूल था। यहाँ पे है सेल्फ इंटरेस्ट एज गोल्डन रूल। सेल्फ इंटरेस्ट आर प्लीजर आर, सेल्फ इंटरेस्ट को भी बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट एज गोल्डन रूल। इसी को बोलते हैं प्लीजर आर पेन प्रिंसिपल। प्लीजर आर पेन प्रिंसिपल एज बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। तो टेलियोलॉजी का होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट इसका गोल्डन रूल है, और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब या उसी को बोलते हैं प्लीजर और पेन प्रिंसिपल, या मैक्सिमाइजिंग प्लीजर मिनिमाइजिंग पेन, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी based on the liberal ideology of giving liberty to people for maximum gain। जो टिलियोलॉजी है, ये सेल्फ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को बेस करती वर्क करती है। प्लीजर मैक्सिमाइजेशन एंड पेन मिनिमाइजेशन सो दैट मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी बेस्ड ऑन लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ गिविंग लिबर्टी टू पीपल फॉर मैक्सिमम गेन। प्रिंसिपल क्या है? अब इसी में इसी टिलियोलॉजी का पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियन फिलोसफी। उसमें है प्लीजर पेन, यूटिलिटेरियन में होता है प्लीजर पेन प्रिंसिपल, और होता है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो प्लीजर पेन प्रिंसिपल होता है ये होता है सेल्फ इंटरेस्ट। प्लीजर पेन प्रिंसिपल डिराइव होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो गोल्डन मीन है, कि हम अगर सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे तो बेस्ट एक्शन होगा। ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है प्लीजर पेन, और होता है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट गुड गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ये है सोसाइटी के लेवल पे। प्लीजर पेन प्रिंसिपल, प्लीजर पेन प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बट एक्शन आल्सो ब्रिंग ग्रेटेस्ट। इन्होंने बोला कि यूटिलिटेरियंस बोलते हैं कि हमारे एक्शन जो होते हैं होने चाहिए वो प्लीजर पेन प्रिंसिपल पे बेस्ड होने चाहिए। दोनों फॉलो होना चाहिए। प्लीजर पेन मतलब वो आपका प्लीजर मैक्सिमाइज करे, पेन मिनिमाइज करे, और उसके साथ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर भी हो। इन्होंने बोला प्लीजर पेन प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बट एक्शन आल्सो ब्रिंग ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। इन्होंने बोला कि एक तो प्लीजर पेन मैक्सिमम ये होना चाहिए, इसके अलावा ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर वो भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। फिर इसमें है कि नॉट ओनली प्लीजर टू इंडिविजुअल बट आल्सो प्लीजर टू सोसाइटी। एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लीजर मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। इन्होंने बोला कि नॉट ओनली ये एक इसमें अलग वो बन गया सोशल यूटिलिटेरियन फिलोसफी। सोशल यूटिलिटेरियन मतलब सोसाइटी के लिए यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि नॉट ओनली प्लीजर टू इंडिविजुअल बट आल्सो प्लीजर टू सोसाइटी। व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी शुड बी गुड। सोशल यूटिलिटेरियन बोलते हैं व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी शुड बी गुड फॉर इंडिविजुअल, और वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर इंडिविजुअल के लिए गुड है जरूरी नहीं है सोसाइटी के लिए गुड हो। तो उसमें सोशल यूटिलिटेरियंस बोलते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी शुड बी गुड फॉर इंडिविजुअल, और ये सोसाइटी के प्लीजर पेन को मैक्सिमाइज करना चाहिए तुमको, और मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम नंबर इंश्योर करना चाहिए। अब आते हैं इथिकल इगोइज्म। यहीं से डराइव होता है इथिकल इगोइज्म और इथिकल अल्ट्रुइज्म। या अगर हम इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म को मतलब अपना खुद का प्लीजर मैक्सिमाइजेशन और पेन मिनिमाइजेशन है, अपने लिए यूटिलिटी बढ़ानी है, तो वो होता है इथिकल ईगोइज्म। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। इथिकल ईगोइज्म और इथिकल एल्ट्रुइज्म को मतलब है सोशल यूटिलिटेरियन। मतलब आप सोसाइटी के लिए जो मैक्सिमम गुड है वो इंश्योर करना चाहते हैं बजाय के इंडिविजुअल का। तो ये इथिकल ईगोइज्म जो इंडिविजुअल यूटिलिटेरियंस हैं उनको उनके लीडर थे बेंथम, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। और सोशल यूटिलिटेरियंस के लीडर थे जेएस मिल। तो इन्होंने बोला कि ईगो सेटिस्फेक्शन, ईगो नीड सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होता है इथिकल इगोइज्म में। ईगो नीड सेटिस्फेक्शन होता है, और सोशल नीड सेटिस्फेक्शन होता है सोशल यूटिलिटेरियन या इथिकल एल्ट्रुइज्म जो बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सोशल यूटिलिटेरियंस या इथिकल इगोइज्म, इथिकल एल्ट्रुइज्म। अब अपन अगर आते हैं इंडिविजुअल इसमें देखते हैं इथिकल इगोइज्म है, तो इंडिविजुअल नीड सेटिस्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल।
इंडिविजुअल नीड सेटिस्फेक्शन, और इसमें होता है नॉट ओनली फुलफिलमेंट ऑफ ओन नीड्स बट आल्सो फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। उन्होंने बोला कि अगर सोसाइटी के लिए जो गुड है वो इंडिविजुअल के लिए भी होगा, ये बोलते हैं सोशल यूटिलिटेरियंस या इथिकल एल्ट्रुइज्म। और इथिकल इगोइज्म फोकस करती है इंडिविजुअल नीड सेटिस्फेक्शन बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल। और मैस्लो ने बोला था फिजिकल नीड्स बेसिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स और और सोशल स्टीम नीड्स, ये शुड हैव सर्टेन एल्ट्रुइज्म। जो इथिकल इगोइज्म होती है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को प्रायोरिटी करती है, और ये थोड़ा शुड हैव सर्टेन एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दान दक्षिणा। तो थोड़ा सोसाइटी के लिए भी सोचना है, वो हो गया इथिकल एल्ट्रुइज्म, और इंडिविजुअल के लिए ज्यादा सेंट्रिक हो गया, वो हो गया इथिकल इगोइज्म। इथिकल इगोइज्म इंडिविजुअल यूटिलिटेरियंस के हैं बेंथम, और सोशल यूटिलिटेरियंस के हैं मिल, जीएस मिल। बेंथम एंड मिल, प्लीजर सीकिंग बिहेवियर इज मोर अबाउट इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्लीजर। हाँ, ये क्रिटिसिज्म होती थी इनकी कि प्लीजर पेन से आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, ये केवल इंटेलेक्चुअल प्लीजर की बात होती है रादर देन फिजिकल प्लीजर। स्वाइन मेंटालिटी इन्होंने बोला, बेंथम और मिल दोनों ने बोला स्वाइन मेंटालिटी नहीं है प्लेन एंड प्लीजर, ये प्लीजर एंड प्लीजर सीकिंग बिहेवियर इज नॉट अ स्वाइन मेंटालिटी, इट इज इंटेलेक्चुअल प्लीजर। प्लीजर की वो लोग बात कर रहे हैं जो मैक्सिमाइज करने पे फोकस करना चाहिए, जो मैस्लो बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स, या फिर कांत बोलते हैं सेल्फ, कांत नहीं, अरिस्टोटल बोलते हैं विजडम। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, यूटिलिटेरियंस का एप्लीकेशन क्या है, सारा इनका इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट सिस्टम में यूटिलाइजेशन है इनका। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में होता है एप्लीकेशन, क्योंकि आदमी सेल्फ इथिकल इगोइज्म या सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। कांत का सेल्फलेसनेस था, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है यूटिलिटेरियन फिलोसफी, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बेस्ड है ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सो ऑन सोशल सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल गिव्स लिबर्टी टू मैक्सिमाइज प्लीजर एंड मिनिमाइज पेन। और ये क्या, ये लीड करता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन। अपना इंडिविजुअल का प्लीजर मैक्सिमाइज करने के लिए आदमी क्या करता है, एक्सप्लोर करता है चीजें, एक्सपेरिमेंट करता है और एडवेंचर करता है। ये सारे जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो सब यूटिलिटेरियन की वजह से हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिकम मोर रिस्क टेकिंग इनोवेटिव इंडस्ट्रियस इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। सारे जो क्वालिटी अच्छी हो गई, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, साइंस जो आजकल है, वो सब यूटिलिटेरियन की वजह से है, जो कि उसका टारगेट था कि हमको पेन कम करना है, प्लेजर मैक्सिमाइज करना है सोसाइटी का। लेड टू द रिनेसा इन यूरोप, और इंडिविजुअल्स ये वर्क इथिक्स भी डेवलप किया, वर्क इथिक्स विथ प्रोफेशनलिज्म, वर्क इथिक्स विथ प्रोफेशनलिज्म जैसे ये भी डेवलप करता है। इंडियन फिलोसफी इसके अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ अपोजिट है, वो बोलती है कि जैसे यहाँ पे होता है रिस्क टेकिंग, इंडिया में क्या है, सेक्रीफाइस नॉट सेल्फ इंटरेस्ट। ये सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस है, इंडियन वैल्यूज हैं वो सेक्रीफाइस को प्रमोट करती हैं। यहाँ पे ये इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, यूटिलिटेरियन इंडियन वैल्यू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती हैं, और वो रिस्क टेकिंग को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ डिफेंसिव डिसीजन मेकिंग होती है, और हमारे यहाँ रिस्क टेकिंग बिहेवियर लैक करता है। जैसे हम एक ये दूसरा ये है कि ये प्रोफेशनलिज्म को भी प्रमोट करता है, वर्क इथिक्स और प्रोफेशनलिज्म को। अयोध्या केस में ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, शाहबानो केस में रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया, अयोध्या केस में कर दिया स्क्रिप्ट के बेसिस पे। ये प्रोफेशनलिज्म की कमी दिखाता है। अब देखते हैं, मैनिपुलेशन एंड इनोवेशन कांट गो टुगेदर। गवर्नमेंट इज प्रो बिजनेस एंड नॉट प्रो कंपटीशन। चलो इसे छोड़ देते हैं, मैनिपुलेशन एंड इनोवेशन कांट गो टुगेदर, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। बात है ग्लोबलाइजेशन, इसका यूटिलिटेरियन का रोल रहा है। ग्लोबलाइजेशन सारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में सारी लिबरल वैल्यूज सब यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से है, उसमें खास करके बेंथम और मिल की वजह से। बेंथम इंडिविजुअल सेंट्रिक थे और मिल थे सोसाइटी सेंट्रिक। तो ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस टू इंडियन थिंकिंग, ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस टू इंडियन थिंकिंग
एज वेस्टर्न थिंकिंग इज मोर साइंटिफिक एंड रेशनल। अब लेग पुलिंग टेंडेंसी जो इंडिया में है वो वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं है। एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन टू बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी। ये दोनों बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर बेस्ड हैं ऑन यूटिलिटेरियनिज्म पे, यूटिलिटेरियन फिलोसफी पे। जैसे फ्रीडम टू बिजनेस होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, प्लीजर पेन मैक्सिमम प्रिंसिपल हो गया, ग्रेटेस्ट जीजीएन हो गया, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फिर यहाँ पे है कि लिबर्टी जितना ज्यादा होगी, इंडिविजुअल्स सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे उतना ज्यादा, और उससे क्या होगा कि इनोवेशन होगा, रिस्क टेकिंग क्रिएटिविटी आएगी टू मैक्सिमाइज प्लीजर, उससे अल्टीमेटली सोसाइटी का भी भला होगा। ऑटोमेशन एंड रिट्रेंचमेंट आर जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ऑटोमेशन एंड रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट तो वर्कर्स को निकाल देना क्योंकि इंडस्ट्री का भला नहीं हो रहा है उससे। ऑटोमेशन का मतलब है कि ओवरऑल सोसाइटी का भला होना चाहिए, इंडिविजुअल का नहीं। गवर्नेंस की बात करी जाए, गवर्नेंस का में क्या रोल है? ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटर नंबर इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सारे सोशल जस्टिस के स्कीम जो चल रही हैं ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटर नंबर पर फोकस करती हैं, हालांकि उसका क्रिटिसिज्म ये है कि अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। ये इसकी खामी है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर को टारगेट करती है, इसमें मार्जिनलाइज लोग छूट जाते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट पे काम नहीं हो सकता, पब्लिक सर्वेंट्स टू वर्क ऑन सेल्फलेस प्रिंसिपल। तो इसका इंडिविजुअल यहाँ पे तो कम ही यूज है। केवल है पॉलिसी मेकिंग में अगर हमको इंश्योर करना है तो मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने का ट्राई होना चाहिए। इंडिया में माना जाता है कि पब्लिक सर्वेंट शुड वर्क सेल्फलेसली, लेकिन ऐसा है नहीं है, नॉट कम्प्लीटली डिनाइड। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस दिया गया है उनको, बोनसेज वगैरह दिए जाते हैं, पे, ये सब है। अगर अपन देखें तो आते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल वर्क वर्क कल्चर जो है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन और इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नाउ ब्रॉट इनटू द पब्लिक सेक्टर। जो प्रोफेशनल वर्क कल्चर है, परफॉर्मेंस है, ओरिएंटेशन है और इफिशियंसी है, जो गोल ओरिएंटेड गवर्नेंस जो है, गोल ओरिएंटेड या इंड ओरिएंटेड, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, ये सब अब आ रहा है इसमें। प्राइवेट सेक्टर की चीजें भी आई हैं और वो सब यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से आई हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये है प्रोफेशनल वर्क कल्चर, इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर ब्रॉट इनटू द पब्लिक सेक्टर। अब अपन क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? कि ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेल्फ इंडल्जेंस, और फिर उसके बाद सेल्फिशनेस में वो परिवर्तित हो जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर वो सेल्फिशनेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सेल्फ इंटेलिजेंस का एग्जांपल है कमोडिफिकेशन, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिस्टिक लाइफ। इसमें है मनी हैज बिकम मेन ड्राइविंग फोर्स। Our conscience is mortgaged to money। फिर इसने ये सेल्फ इंटेलिजेंस लीड टू हाईली टेंस्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जैसे सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं, क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें जीजीएन, ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रमोट करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ, ये इसका वो है कि प्रमोट करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब और क्रिएट्स डिवीजन, इनइक्वालिटी बढ़ाता है इससे। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जस्टिस फॉर ऑल। जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स बोलते हैं, हमने देख लिया बेंथम और मिल थे यूटिलिटेरियन में, ये सोशल यूटिलिटेरियन थे, ये इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आते हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो बोलती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस फॉर ऑल। अब आते हैं जीजीएन, ये जो है ये आल्सो लेड टू द क्रोनी कैपिटलिज्म एंड कमर्शियलाइजेशन। ग्रेटर ये कमर्शियलाइजेशन आपको हेल्थ का हुआ, एजुकेशन का हुआ, और क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ ले। इससे क्या होता है कि अगर ये कमर्शियलाइजेशन जब हो गया हेल्थ और एजुकेशन का, लेड टू डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स इन द प्रोफेशंस, आल्सो पुअर आउटकम्स। कांट की बात ये थी कि इफ गुड कॉन्सिक्वेंसेज इज द मेन एम, करप्शन कैन आल्सो बी जस्टिफाइड। जो इंड 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 की अगर बात करें, इंड ओरिएंटेड है जो फिलोसफी, जैसे अगर इंड अच्छा हो तो
अगर करप्शन के थ्रू भी अच्छा हो तो करप्शन को भी जस्टिफाई करा जा सकता है। एज करप्शन ग्रीसेस द व्हील ऑफ द सिस्टम। जैसे इसमें फाइल मूवमेंट सिस्टम हो गया, मॉरिशस में कंपनीज हैं, पनामा पेपर्स और डिफेंस डील्स, ये सब में करप्शन ग्रीस करता है सिस्टम को, व्हील्स ऑफ द सिस्टम। करप्शन ग्रीसेस द व्हील ऑफ द सिस्टम, कांत ने बोला। तो इन्होंने बोला कि अगर इंड ही अच्छा, इंड गुड कॉन्सिक्वेंसेज आर द मेन एम, तो करप्शन को भी जस्टिफाई करा जा सकता है। बट इन लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू, इन्होंने बोला कि अगर इंड्स को आप फोकस इंड आप अगर इंड को फोकस करोगे, गुड कॉन्सिक्वेंसेज को फोकस करोगे, इन लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू मॉरली करप्ट सोसाइटी। शॉर्ट टर्म में तो गेन हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मॉरली करप्ट सोसाइटी की तरफ लीड करेगा। आल्सो इन लॉन्ग टर्म फीलिंग ऑफ गिल्ट विल आउटवे द प्लीजर गेन्ड इन शॉर्ट टर्म। इन्होंने बोला कि आप ये पूरे डैमेज ही बता दिया यूटिलिटेरियन का। आप फोकस करते हो एंड पे, उसके लिए आप गलत मीन्स अपनाते हो, तो गलत मीन्स के बाद क्या होगा, आपको हो जाएगा एक मोरली करप्ट सोसाइटी बन जाएगी, और लास्ट में आपको गलत मीन्स से अपने कोई अचीव किया तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट आएगी, और वो जो इन शॉर्ट टर्म का प्लीजर था वो आउट वे कर दिया जाएगा इस फीलिंग ऑफ गिल्ट के थ्रू। एक जहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक मॉरल सैंक्शन, इसमें है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है मॉरल सैंक्शन, और लीगल सैंक्शन है यूएसए में। कि मतलब कोई भी काम करने का, अगर आपको मॉरलिटी उसको इथिक्स बेस्ड सोसाइटी है, मॉरल सैंक्शन है वहाँ पे, और ये लॉ बेस्ड सोसाइटी है यूएसए वहाँ पे। यूएसए में है मेनली लॉ के अकॉर्डिंग है, आप लॉ में सही है तो कुछ भी करें, मॉरलिटी उतना वैल्यू नहीं की जाती। अगर ये ऐसे ही वैल्यूज का ज्यादा इंपॉर्टेंस यूके में है ना कि यूएसए में, क्योंकि यूएसए बेस्ड है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे, वो लोग लॉ पे ही मेनली वो करते हैं। यूरोप, जैसे यूरोप में क्या है, उबर लाइसेंस कैंसिल ड्यू टू राइट्स ऑफ कस्टमर्स, और डाटा प्रोटेक्शन ला यूएसए में है ही नहीं, यूके में है, वो बेटर है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी की बात कही जाए, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी नॉट एज रिलेवेंट टुडे एज इट वाज अर्लियर, और परसेप्शन दैट कैपिटलिज्म हैज फेल्ड नाउ emphasizes ऑन इथिकल कैपिटलिज्म। ये तो हो गया, यूटिलिटेरियन ने कैपिटलिज्म ले गई। अब उसमें रिफॉर्म क्या क्या है कि इथिकल कैपिटलिज्म होनी चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है, और कंपैशनेट कैपिटलिज्म बोला है नारायण मूर्ति ने, और सस्टेनेबल कैपिटलिज्म होनी चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए, इथिकल कैपिटलिज्म, कंपैशनेट कैपिटलिज्म एंड सस्टेनेबल कैपिटलिज्म। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो है नीड्स टू इनकॉर्पोरेट सेल्फलेसनेस एज ड्यूटी एंड अल्टीमेट एम शुड बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इगालिटेरियन सोसाइटी नॉट ए लिबर्टेरियन। हाँ, इगालिटेरियन सोसाइटी एंड लिबर्टेरियन सोसाइटी, लिबर्टेरियन यूटिलिटेरियन का क्लासिक एग्जांपल है। आपको हर कुछ करने की फ्रीडम है, उससे क्या होगा कि नीचे वाले छूट जाएंगे। इगालिटेरियन का मतलब सबको एक साथ लेके चलना है। अब जैसे प्लानेट पीपुल और ट्रिपल पी वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्लानेट, प्रॉफिट एंड पीपुल, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ रहा है। ये इसका रीजन ये है कि इथिकल गवर्नेंस आप बोल सकते हैं, इथिकल कैपिटलिज्म का एग्जांपल हो सकता है, या सस्टेनेबल कैपिटलिज्म का एग्जांपल हो सकता है ट्रिपल पी अप्रोच। पीपुल, प्लानेट एंड प्रॉफिट, या इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, ये एक नया वो चल रहा है जो मैंडेटरी है, कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड वगैरह है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। अब आते हैं कंट्रा। हाँ, तो हमने देख लिया एजेंट थ्योरीज, एक्शन थ्योरीज में देख ली। पहले हमने एजेंट थ्योरीज में वर्चुअल इथिक्स वाली देख ली थी। एक्शन थ्योरीज में हमने देख लिया टीलियोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म और टीलियोलॉजी को। यूटिलिटेरियनिज्म में, टीलियोलॉजी में मेनली थे कांटियन एथिक्स थे। इन्होंने बोला टीलियोलॉजी होता है मीन, साइंस ऑफ मीन्स, मतलब मीन्स अच्छे होने चाहिए, और यूटिलिटेरियनिज्म होता है, ये डिओन्टोलॉजी थी इनफैक्ट, टीलियोलॉजी नहीं, डिओन्टोलॉजी थी कांत वाली, उसमें होता है साइंस ऑफ मीन्स होता है, और ये है टीलियोलॉजी यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें होता है साइंस ऑफ एंड्स, इन पे फोकस होता है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टेरियंस। इन्होंने, ये लोग बोलते हैं अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट नहीं कर रही है, तो वो राइट कंडक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस एंड एग्रीमेंट
इन्होंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात ये करते हैं कि स्टेट टू गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसके बेसिस पे स्टेट को पावर मिलती है टू गवर्न। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट टू गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल, उन्होंने डेलीगेट करा अपने पावर। इसमें आते हैं हॉब्स लॉ एंड रूसो। हमने उसमें देखा था यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम और मिल थे, जेएस मिल। ये इंडिविजुअल, ये सोसाइटी की बात कर रहे थे। अब आते हैं कंट्रैक्टेरियंस में हॉब्स लॉ एंड रूसो। हॉब्स लॉ एंड रूसो। हॉब्स लॉ एंड रूसो। तो हॉब्स ने बोला कि ह्यूमन नेचर निगेटिव होता है। हमने देखा था अभी तक सारे लोग बोल रहे थे कि ह्यूमन नेचर पॉजिटिव होता है। हॉब्स ने बोला ह्यूमन नेचर इज निगेटिव। और पॉजिटिव बोला था अरिस्टोटल ने, कांट ने और यूटिलिटेरियंस ने। हॉब्स आते हैं, इन्होंने बोला ह्यूमन नेचर निगेटिव है, एक स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड पीस। इन्होंने बोला एब्सोल्यूट स्टेट होना चाहिए। आप क्योंकि ह्यूमन का नेचर नेगेटिव है, वो गलत ही करता है, तो इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए फॉर एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड पीस। हॉब्स ने ये बोला एब्सोल्यूट स्टेट। और नो राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट स्टेट। उसमें एप्लीकेशन क्या है कि बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। और ह्यूमन नेचर इन्होंने निगेटिव बोला बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। इन्होंने बोला कि ह्यूमन सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काम करता है। इसको इन्होंने बोला सेल्फलेसनेस, कांट ने बोला। और सेल्फ इंटरेस्ट ने टीलियोलॉजी या यूटिलिटेरियंस ने बोला। सेल्फलेसनेस से हम मूव कर दिए अब सेल्फिशनेस। इन्होंने बोला कि ह्यूमन का जो नेचर होता है वो सेल्फिशनेस होता है। सेल्फिशनेस होती है वो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ पे काम करता है वो। तो यहाँ पे हम ये एक देख सकते हैं कि ह्यूमन का नेचर इन्होंने नेगेटिव बोला और वो काम करता है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ पे। प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ पे काम करता है, इसलिए वो नेगेटिव अपना मतलब भला चाहता है मेनली, तो उसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। अब गवर्नेंस में लेवल पे क्या इसका रोल है, ये करता है स्ट्रांग स्टेट को फेवर करता है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि इसका यूज यहाँ पे आ सकता है मैनिपुलेशन बाय मार्केट्स। मैनिपुलेशन बाय मार्केट, जैसे एमएनसीज क्या होती हैं, जैसे जैसे एक स्ट्रांग स्टेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि एमएनसी ने एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मेनली हॉब्स का रोल है स्ट्रांग एब्सोल्यूट स्टेट, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन का नेचर है वो निगेटिव है और वो अपना इस पे काम करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ पे काम करता है। इसका एग्जांपल एक है कि स्ट्रांग स्टेट क्यों चाहिए, क्योंकि एमएनसी मैनिपुलेट कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट देख रहे हैं, रेप के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो या फिर लोग, एयरलाइन क्रैश हुई है अभी जो, उसमें क्या था, एयरलाइंस अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं। तो स्ट्रांग रेगुलेटर होना चाहिए उसके लिए, नहीं होगा तो कोई भी अगर होगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर होने के लैब से हैं, लैब की वजह से कुछ काम हो रहा है, वहाँ पे हम हॉब्स को कोट कर सकते हैं टू इंक्रीज स्टेट पावर। या एग्जाम्पल है सिक्योरिटी ऑर्डर इन सोसाइटी, जैसे टेररिज्म है, साइबर थ्रेट्स हैं, एट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी वायलेशन स्ट्रांग रेगुलेशन नीडेड। क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि एब्सोल्यूट स्टेट के बजाय जस्ट स्टेट होना चाहिए। उनके बाद जो आते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। तो लॉक और रूसो ने बोला कि एब्सोल्यूट स्टेट की जगह जस्ट स्टेट होना चाहिए। लॉक और रूसो ने बोला, ये सब कॉन्ट्रैक्टेरियन ही है। कॉन्ट्रैक्टेरियन केवल स्टेट पे बात करेंगे। जैसे एफबीआई डिमांडेड इन्फो, एप्पल में क्या हुआ, एप्पल का केस हुआ था, कंपनी और कस्टमर के बीच में, इन्होंने बोला ट्रस्ट है, तो एफबीआई ने इन्फॉर्मेशन मांगी, इन्होंने डिनाई कर दिया। ये जस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं। और आईटी एक्ट की बात अगर करी जाए,
एप्पल की बात करिए, कंपनी कस्टमर ट्रस्ट पे, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी थी, डिमांडेड इन्फॉर्मेशन डिनाइड। आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66 ए श्रेया सिंगल केस में हुआ था डॉक्टर, ये भी जो श्रेया सिंगल केस है, ये भी वायलेशन था, जस्ट एक अब्सोल्यूट स्टेट। यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे स्टेट अब्सोल्यूट रहा है वहां पे लॉ और रूल्स को काम आएंगे, मतलब जस्ट स्टेट होना चाहिए। जस्ट स्टेट के लिए क्या है कि जैसे एप्पल ने डिनाई कर दिया, वो बोला जस्ट स्टेट होना चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। आईटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, इसलिए उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और डॉक्टर और नक्सलाइट के बीच में ट्रीटमेंट अगर कर रहा है तो पुलिस इंफॉर्मेशन मांग रही है, ये एब्सोल्यूट स्टेट की बात हो जाएगी। विनायक सेन केस में क्या हुआ कि सेडिशन, विनायक सेन केस, सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब जॉन लॉक की बात करी जाए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। अब हमने देख लिया, हॉफ देख लिया, लॉक और रूसो की बात आ गई, तो इन दोनों ने बोला कि जस्ट स्टेट होना चाहिए। हॉब्स ने बोला था ह्यूमन नेचर निगेटिव है, वो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ पे काम करता है। जॉन लॉक की अगर बात करी जाए तो इनका बहुत ज्यादा रोल है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और ह्यूमन नेचर को इन्होंने भी निगेटिव में माना। मेन एम इज प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, बिलोंग टू द लिबरल स्कूल, ये लिबरल स्कूल के बिलोंग करते थे। लिबर्टी टू पीपल सो दैट प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ कैन हैपन, इन्होंने बोला लिबर्टी दो पीपल को, सो इससे जैसे कि उनका प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ हो पाए। और लिबर्टी नॉट इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट, बोला लिबर्टी दो, लिबर्टी मतलब ये नहीं होता फ्रीडम, लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बंधनों का अभाव है। ये निगेटिव तरह से है, लिबर्टी जो होता है निगेटिव फ्रीडम है। निगेटिव मतलब है कि कुछ लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है, सारी नहीं है, फ्रीडम में तो कंप्लीटली है। लिबर्टी नॉट इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट, इन्होंने बोला कि लिबर्टी होनी चाहिए लोगों को काम करने के लिए, स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। और इनका मेन फोकस था लिबरल, ये लिबरल स्कूल के थे, इनका फोकस था लिबर्टी। तो इनका है कि आइडिया ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, नॉट ड्यू टू एब्सोल्यूट स्टेट बट ड्यू टू पीपल एंजॉयिंग लिबर्टी, पीपल शुड नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट स्टेट, इन्होंने भी वही बोला। अगर आप अपन आए रूसो पे, तो हॉब्स लॉक देख लिया, मतलब हॉब्स तो एकदम ही निगेटिव थे, इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट स्टेट होना चाहिए। जॉन लॉक ने बोला कि नहीं, अब लिबर्टी देनी चाहिए लोगों को, ह्यूमन नेचर नेगेटिव है, लिबर्टी से क्या होगा कि वो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ कर पाएगा। फिर आते हैं अब रूसो, इन्होंने नेचर ही चेंज कर लिया, इन्होंने बोला पॉजिटिव कन्वर्शन टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया। इन्होंने बोला सॉवरेंटी लाइज, रूसो ने बोला सॉवरेंटी लाइज नॉट विद द स्टेट, तो इन्होंने बोला, और बोला जनरल विल ऑफ पीपुल एज बेसिस ऑफ सॉवरेन सोर्स ऑफ लॉ, इनका मेन कॉन्सेप्ट था जनरल विल ऑफ पीपुल पे, जनरल विल ऑफ पीपुल, जनरल विल ऑफ पीपुल एज बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लॉ। और इन्होंने बोला सॉवरेंटी लाइज विद, लाइज नॉट विद द स्टेट बट पीपुल, पीपुल कैन रिवोल्ट अगेंस्ट स्टेट, इन्होंने दे दिया रिवोल्यूशन, रिवोल्ट करने की फ्रीडम रूसो ने। नो एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट, और इनका था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल इन्फ्लुएंस फ्रेंच रेवोल्यूशन, जनरल विल ऑफ पीपुल, इन्होंने बोला कि जनरल विल ऑफ पीपुल जो है वो सोर्स है फॉर्मेशन ऑफ लॉ का है। अब आइडिया आइडिया इन्होंने दिया, आइडिया इनका क्या था, आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने बोला कि रूसो ने बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, पीपुल आर मास्टर एंड गवर्नमेंट इज सर्वेंट, रूसो ने बोला गवर्नमेंट डज नॉट ओन रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, पीपुल ओन, यहाँ पे जो है ना पीपुल आर सॉवरेन, sovereignty lies with not with the state but people, government does not own the resources, people does, duty of state is to utilize resources efficiently. Supreme Court in telecom spectrum case said that spectrum owned by people, government is merely a trustee। अब अपन लोग अगर अगला उसका बात करें, कंटेम्पररी कंटेम्पररी कॉन्ट्रैक्टेरियंस कौन है, ट्रेडिशनली जो कॉन्ट्रैक्टेरियंस थे उसमें तो हॉब्स
लॉक और रूसो को देख लिया हमने, ये इवोल्यूशन हुआ उनकी। फिर कंटेम्पररी कंट्रक्टेरियंस में है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कंटेम्पररी कॉन्ट्रैक्टेरियंस, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस 1960 में आई थी। तो इन्होंने बोला जस्टिस एज बेसिस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जस्टिस एज बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन लॉक, जॉन जॉन रॉल्स, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने बोला कि जस्टिस एज बेसिस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, इन्होंने बोला कि ये कोर टू ह्यूमन लाइफ है जस्टिस। इन्होंने बोला जस्टिस, अगर कोई एक्शन जस्ट है तो वो इथिकल है। जस्टिस एज बेसिस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जस्टिस इज फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन विदाउट बायसनेस, जस्टिस इज फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन विदाउट बायस। इन्होंने बोला कि कैसे हम अराइव करेंगे फेयरनेस पे या जस्टिस पे। तो इनका बेसिस ऑफ फेयर एंड इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, आरई, आगे हम आरई बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने बोला कि रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और आल्सो कैन बी अचीव्ड थ्रू व्हील ऑफ इग्नोरेंस। रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम अचीव करा जा सकता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू। उन्होंने बोला फॉरगेटिंग वंस बैकग्राउंड एंड अप्लाइंग रेशनल थिंकिंग। तो ये बोले कि रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम पे आना होता है। अगर आपके अंदर रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम है, ये नॉलेज के थ्रू भी आती है, और अगर आप अप्लाई करेंगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस, तो आपके अंदर रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम आ जाएगी और वो आपके डिसीजंस वहाँ पे फेयर, इम्पार्शियल और होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, फेयर, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम कैसे आएगी, ये वो आएगी अपने आपकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से। उसके अलावा आप जब अप्लाई करेंगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस को, मतलब अपना बैकग्राउंड उसमें नहीं लाना है आपको, अपने पर्सनल बायसेस नहीं लाने हैं। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस इंश्योर करता है ऑब्जेक्टिविटी और टू अराइव ए कंसेंसस। तो इन्होंने बोला कि अप्लाइंग रेशनल थिंकिंग टू अराइव एट ए कंसेंसस, कंसेंसस जब अप्लाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, उससे डिसीजन मेकिंग जो जस्ट होती है। रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम को इन्होंने, जो मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टेरियंस हैं कंटेम्पररी, उसमें इन्होंने रिफ्लेक्टिव, रॉल्स ने रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम को गोल्डन रूल बोला फॉर ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस टू डिसाइड वेदर एक्शन इज फेयर एंड जस्ट। अब आते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल। इनका एक हो गया रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल हो गया। इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या है कि स्टेट टू इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल। इंडिविजुअल लेवल पे तो वो हो गया स्टेट टू इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल, इक्वालिटी प्रिंसिपल। और डिफरेंशियल प्रिंसिपल इन्होंने बोला कि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसने बोला कि इक्वालिटी प्रिंसिपल मतलब इक्वालिटी होना चाहिए, स्टेट टू इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल। फिर इनका एक तीसरा है डिफरेंशियल प्रिंसिपल। ये है कि अप्लाइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स टू वल्नरेबल, पुअर एंड पावरलेस, ड्यूटी ऑफ स्टेट एंड रिच टू हेल्प सोशल जस्टिस। इनका एक हो गया पहला कि डिफरेंशियल प्रिंसिपल, जिसकी वजह से रिजर्वेशन वगैरह दिया जा रहा है, अप्लाइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स टू वल्नरेबल। और इक्वालिटी प्रिंसिपल है कि स्टेट टू इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल। और पहला हमने देखा कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस से आप ऑब्जेक्टिव और जस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, या रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है। एप्लीकेशन क्या है, पहला है कि रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम एंड जस्टिस, ये इंश्योर करता है कि फेयर और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। पीपुल आर प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग, पेट्रियार्कल, वहां पे ये इसका हेल्प यूज किया जाता है। स्टेट इज बायस टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग, जहाँ भी बायसनेस है वहां पे इंश्योर करा जा सकता है फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। इक्वालिटी प्रिंसिपल इनका बोलता है नॉट अवेलेबल टू वीक, इक्वालिटी आप इंश्योर करेंगे या वीक को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, बोलता है सोशल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बोलते हैं, सोशल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये है प्रोसीजरल जस्टिस। यूटिलिटेरियन ने बोला कि मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर्स, इग्नोर्ड उन्होंने किया वीक को। और सोशल सेफ्टी नेट की ये बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ड है सोशल सेफ्टी नेट,
सोशल जस्टिस डेवलपिंग का वर्ड है। वहां पे सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए, यहाँ पे सोशल जस्टिस होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला कि सोशल जस्टिस गिव्स vulnerable feeling that life is worth living and land belongs to them. Social justice gives vulnerable feeling that life is worth living and land belongs to them. वन रेशन कार्ड हो गया जैसे, और बिहार शेल्टर होम केस हो गया। अब इसमें आते हैं कि डिफरेंशियल प्रिंसिपल जो है और इक्वलिटी प्रिंसिपल हो। आधार प्राइवेसी नॉट क्लास बेस्ड, प्राइवेसी नॉट क्लास, हाँ डिनाई करते हैं ये पुअर को, प्राइवेसी डिनाइड है क्योंकि उसको आधार का यूज करना है बेनिफिट्स के लिए। तो ये प्राइवेसी, यहाँ पे तो पुअर की प्राइवेसी ही नहीं है, तो वो बोला जाता है प्राइवेसी नॉट क्लास बेस्ड। यूनिवर्सल बेसिस सेक्टोरल बेसिक इनकम। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड प्ले रोल प्ले करता है बैकग्राउंड आपका, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एंड द वे टू बैलेंस डिसीजंस, ज्ञापन कमेटी और ये सब होना चाहिए। जो आप रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं वो एक कमेटी और कंसल्टेशन के थ्रू जाना चाहिए। अमर्त्य सेन ने बोला कि सोशल जस्टिस जो इन्होंने बोला था, जॉन रॉल्फ का है सोशल जस्टिस, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल जो इनका थर्ड प्रिंसिपल है फॉर वेस्टर्न होमोजेनियस सोसाइटी, वेस्टर्न होमोजेनियस सोसाइटी के लिए है। और जस्टिस इज डेवलप इन डेवलपिंग कंट्री जो हेट्रोजीनियस हैं, तो एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी इन कैपेबिलिटी अप्रोच दी। अमर्त्य सेन ने उन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस इनका जो है तीसरा वाला प्रिंसिपल जो है वो केवल वेस्टर्न सोसाइटी के लिए है। और ह्यूमन कैपेबिलिटी मॉडल इन्होंने दिया, मेन एम इज ऑफ डेवलपमेंट शुड बी एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल। ये ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्ड करें उनको, सो दैट पीपल कैन टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ थ्रू एजुकेशन। कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी एम्पावरमेंट ऑफ पीपल कैसे होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी कैपेबिलिटी अप्रोच में, थ्रू एजुकेशन हेल्थ और फ्री। ये चीजें फ्री करो आप सबके लिए, इससे एसडीआई बेटर होगा। इससे इन्हीं के कॉन्सेप्ट से आया एसडीआई, मतलब एसडीआई बेटर होगा, एसडीआई इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ह्यूमन एम्पावरमेंट विल लीड टू ह्यूमन कंडक्ट एंड एथिकल कंडक्ट। ये हमने देख लिया, अब आगे से देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट, अब ये पूरा हो गया, अब इसके बाद अपन देखेंगे अगले क्लास में।